नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश संवाद में। मैं हूं कृति मिश्रा और हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। कृति जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 3। सर, डेलिब्रेशंस हुए सिक्किम में, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए और पूरे देश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो टॉपिक्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, चाहे वो पब्लिक एक्सेसिबिलिटी टुवर्ड्स लेजिस्लेचर हो, ड्रग अब्यूज की बात हो या फिर साइबर बुलिंग की बात हो। क्या इंप्लीकेशंस आगे आप देखते हैं? दरअसल सीपीए जोन 3 की 2 दिनों की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक गैंगटोक में हुई और इसमें मुख्यतः नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्पीकर्स और प्रतिनिधि थे, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों से भी स्पीकर्स आए थे। कुल मिलाकर लगभग 140 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया और नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स के प्रतिनिधि मौजूद थे, स्पीकर्स थे, उनके साथ उनकी पूरी टीम थी जिसमें पक्ष विपक्ष के सभी लोग थे। एक तरह से मैं कहूं कि 2 दिनों तक बड़े गंभीर मुद्दों पर, जिन 3 मुद्दों का आपने उल्लेख किया, उन पर चर्चा यहां हुई और बोलने वालों में जो एक पारंपरिक राजनीति की परिभाषा हमने बना रखी है उससे अलग हटकर सत्ता पक्ष, एक ही राज्य से सत्ता पक्ष विपक्ष से सभी लोग आए थे और विपक्ष से ऐसे भी लोग थे जो, यानी वहां की सरकार में विपक्ष में रह रहे लोग इस डेलीगेशन में आए थे। वो ऐसे अनुभव के लोग थे कि राज्य में लंबे समय तक मंत्री रहे हैं, कोई गृह मंत्री रहा है, कोई 2-2 बार सांसद रहा और केंद्र में मंत्री रहा है, यानी इस पृष्ठभूमि के लोग थे, युवा लोग थे और बड़े संवेदनशील और अनुभवी हमारे स्पीकर्स थे। मैं कहूं कि इन तीनों विषयों पर बहुत ही नए ढंग से, बहुत ही इनोवेटिव तौर तरीके से एक अल्टरनेटिव के साथ कि अगर चुनौतियां हैं तो उनका विकल्प क्या होगा, समस्याएं हैं तो रास्ता और समाधान क्या है, इस पर वक्ताओं ने अपनी बात रखी। मैं 2 दिनों तक लगभग 16 वक्ताओं को बड़े धैर्य से सुना और उनके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को मैं अपने अंत में जो हमें अपना एक सार संक्षेप रखना था उसके लिए नोट भी किया। मैं 3-4 चीजों का बड़ा महत्वपूर्ण उल्लेख करना चाहूंगा कृति जी। पहली चीज कि जैसा मैंने उल्लेख किया कि कल उद्घाटन अवसर पर, समापन अवसर पर भी मैंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में तीसरा आयोजन है जिसमें मैं हिस्सा ले रहा हूं पिछले 1-1.5 सालों के अंदर। पहला गुवाहाटी, दूसरा ईटानगर और तीसरा भी सिक्किम में। कल सिक्किम के मुख्यमंत्री ने और बाकी अन्य स्पीकर्स ने अपनी बात में भी उल्लेख किया कि 2014 के बाद जितने बड़े पैमाने पर बदलाव नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हो रहा है और पहली बार लग रहा है कि हम एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, जो बदलाव 75 वर्ष पहले होना चाहिए था। कहां कहां बदलाव हो रहा है? कहा उन्होंने कि सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चीजें एसेस हो नहीं सकती थी, जहां आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, वहां सड़कें बन रही हैं, रेल लाइन जा रही हैं। पूरे उसमें मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, पर सिक्किम में हूं तो कल सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यहां से कुछ ही दूर पर रेल लाइन कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी और गैंगटोक पहुंचते पहुंचते तक 1 साल होगा और ये इसका लगभग 90% हिस्सा तो बिल्कुल पहाड़ों के नीचे सुरंग से आ रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ना, सड़कों का बनना, इंस्टीट्यूशंस का खुलना और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज और उन कामों का होना, यूनिवर्सिटीज खुलना, या यहां जो भी टैलेंट्स है, पोटेंशियलिटी है, वो फुल्ली रियलाइज हो सके। जैसे कहा जाता है ना हमारे यहाँ कि अवसर है तो उस अवसर पर कैसे अधिक से अधिक उसका आप उपयोग कर सकते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट अपने टैलेंट का मैक्सिमम उपयोग कर सके। वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। कैसे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ बनी, कैसे मेडिकल से लेकर बाकी चीज़ों में यहाँ बड़ा काम हो रहा है, इन सब का उल्लेख आपने सुना। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ अगर मैं कहूँ कि कल भी और आज भी जो हम लोगों ने सुना कि चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रोड की बात हो, इंस्टीट्यूशंस के बनने की बात हो, बड़े पैमाने पर 2014 के बाद ये चीजें हो रही हैं। खुद उल्लेख किया गया कि माननीय प्रधानमंत्री 51 टाइम्स इस इलाके में आ चुके हैं और लगातार मंत्रियों का आना चल रहा है। अभी एक केंद्रीय मंत्री लौटे हैं, 2 दिनों बाद या कुछ ही दिनों में, 1 सप्ताह के अंदर एक बहुत
महत्वपूर्ण परियोजना के लोकार्पण के लिए माननीय हमारी वित्त मंत्री आ रही हैं। तो एक तरह से जो कहते हैं हैपनिंग स्टेट, हैपनिंग पार्ट ऑफ कंट्री, यानी नॉर्थ ईस्ट सचमुच कैसे एक्ट ईस्ट की नीति पर अब बहुत आगे बढ़ रहा है, ये हम सबसे सुनते हैं। लेकिन जो इसके अलावा 3 जो महत्वपूर्ण विषय थे, उन पर जिस संजीदगी से, जिस नए तरीके से और जिस एक हल करने के माइंडसेट से लोगों ने चर्चा की, वो हमारे लिए भी बड़ा एक बेहद सुखद अनुभव था। पहली चीज लोगों ने कहा, किसी कीमत पर हमारे यहां जो डिसरप्शंस होता है, पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस में, विधायिका में जो डिसरप्शंस है वो खत्म होने चाहिए। डिसरप्शंस हमारी प्रगति की राह में रोड़ा है, क्योंकि बताया गया कि आज हमारे पास जो तीनों चुनौतियां हैं, जिन 3 का खास तौर से मैं उल्लेख करूं, एक पहली चर्चा हुई कि ड्रग एब्यूज, यानी भारत में मादक द्रव्यों का कैसे प्रसार फैलाव बढ़ रहा है और कैसे दुनिया के दूसरे देशों के माध्यम से यहां आ रहा है, उसके पीछे उनकी मंशा क्या है, यह भी यहां के लोगों ने बताया। एक अरुणाचल के माननीय डिप्टी स्पीकर ने तो यहां तक कहा कि हमारे यहां पहले कभी ओपीएम की खेती नहीं होती थी, जब अंग्रेज आए तो ओपीएम लेकर आए, क्योंकि हमारे जो लड़ाकू लोग थे वो उनके मतलब सामर्थ्य के बाहर थे, उनके लिए चुनौती बने हुए थे, तो उनको नशे में डालकर कैसे वो साम्राज्य रख सके, ये है। और कहा कि आज भारत उभरता हुआ, मजबूत होता हुआ बड़ा देश है, इसलिए ये बाहर से चीजें कैसे भारत में आ रही हैं, हो रही हैं कि भारत को कमजोर किया जा सके। बड़े तर्कपूर्ण ढंग से लोगों ने कहा। उन लोगों ने कहा कि जब आज इतनी बड़ी चुनौतियां हैं, जिन 3 विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये देश, इन राज्यों, देश और पूरी मानवता के सामने चुनौतियों के रूप में उपस्थित है। पहला, ड्रग एब्यूज का असर, दूसरा साइबर बुलिंग का, तीसरा कि विधायिका के सामने, लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने आज पूरी दुनिया में और भारत में भी चुनौती है कि कैसे हम लोगों से और अधिक कनेक्ट हो सके, हम लोगों के एस्पिरेशंस को, लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब और मंच बन सके, यह काम। तो कहा कि ये तीनों चीजों तो तभी संभव है जब ये डिसरप्शन बंद हो, क्योंकि इन चीजों में जितनी गंभीर समस्याएं हैं उन पर बातचीत के लिए हमें हल करना पड़ेगा, उनका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। एक माननीय स्पीकर उत्तराखंड से आई थी, उन्होंने तो बहुत बढ़िया ढंग से कहा कि 21वीं सदी के सवाल नए सवाल हैं, उनके लिए नए इनोवेटिव आइडियाज चाहिए, नई आइडियाज चाहिए, नए रास्ते चाहिए, वो हमारे यूथ्स ला सकते हैं। अब क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो चुनौतियां आ रही हैं, जो कहा जा रहा है कि एक तरफ करोड़ों की नौकरियां ट्रेडिशनल हो जाएंगी और करोड़ों के नए अवसर आएंगे, तो क्या इन चीजों पर फ्यूचरिस्टिक लेजिस्लेशन नहीं बन सकता? ये आज एक सिक्किम के माननीय विधायक ने, बड़े जो अनुभवी हैं, उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से उठाया और बताया कि फ्यूचर लेजिस्लेशन की क्यों जरूरत है इस बदलती दुनिया में। पर सबका क्रक्स ये था, सारांश ये था कि जब देश इतनी बड़ी चुनौतियों से सामने कर रहा है और ये चुनौतियां एक तरह से टेक्नोलॉजिकल लेट है जो पूरी दुनिया सामना कर रही है, तो उन चुनौतियों से निपटने के लिए तो रास्ता बनाने का काम हमारी संसदीय पद्धति में विधायिका ही करती है। विधायिका में गंभीर डिबेट्स होते हैं, विधायिका में अच्छी तरह चर्चा होती है, हर एक प्रॉस एंड कॉन्स पर डिस्कस होता है, फिर उसका सॉल्यूशन निकलता है। तो क्या उन सॉल्यूशंस को निकालने का माहौल विधायिका में रह गया है? ये बड़ा सवाल है। नॉर्थ ईस्ट में यह भी हमें पता चला कि यहाँ के लोग कैसे, चाहे वो पक्ष के हो विपक्ष को, किस तरह से मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं, और यहाँ उस तरह का कन्फ्रंटेशन दिखाई नहीं देता। इसलिए मैंने आज उल्लेख किया कि भारत में सूरज की रोशनी हम तो सुनते हैं कि पूरब से प्रवेश करती है, लेकिन आचरण के बारे में इस तरह से हमारी विधायी व्यवहार हो, संयमित हो, संतुलित हो, अनुशासित हो, यह जो परंपरा, इसकी जो आवाज आज यहां गूंज रही है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के द्वारा, वो देश में भी शायद गूंजेगी। दूसरी बात उठी कि चुनौतियां हैं तो हम पॉजिटिव राजनीति कैसे करें, और मैं आपको उल्लेख कर रहा हूं, थर्ड बात उठी कि पॉजिटिविटी के साथ साथ हम किस तरह से नए रास्ते तलाशें, नए ढंग से मिलकर काम करें, और जो चैलेंजेस, जो क्राइसिस हैं, उनको कुछ चीजों पर एक साथ मिलकर उनको हम हल करने की तरफ बढ़ें। तो ये 3 चीजें, यानी सकारात्मकता आए,
हम पॉजिटिव हो राजनीति में, हम डिसरप्शंस बंद करें, हम नए ढंग से नई चुनौतियों के समाधान की ओर खुद को ले चले। ये 3 बड़े सुझाव मैं मानता हूं। अनेक महत्वपूर्ण और सुझाव आए, लेकिन ये 3 सुझावों का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। और इसके लिए सदनों में कामकाज का तौर तरीका बदले, यह मुख्य आवाज यहां से उठी। सर, ये आवाज यहां उठी और बात हम नॉर्थ ईस्ट की कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं भारतीय संसद ले जाना चाहूंगी। लगातार हमने देखा जो बजट सेशन का फर्स्ट पार्ट भी था, उसमें कितना गतिरोध रहा। ये बात कहते चले आए हैं सभी मंचों से, चाहे फिर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस हो, लगातार ये चर्चा रही है कि सदन वाद विवाद की जगह है, गतिरोध की जगह नहीं है। बदले परिप्रेक्ष्य में आप इसको कैसे देखते हैं और आगे इसका क्या समाधान हो सकता है? दरअसल हम देखें संसदीय राजनीति का इतिहास ही, संसद का उद्गम क्यों हुआ? क्योंकि पहले कोई ऐसा फोरम नहीं था जहां से बिल्कुल एक सभ्य तौर तरीके से इंसान अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता हो। पहले हमने एक स्लोगन सुना है कृति जी, माइट इज राइट, जिसके पास ताकत थी वो चीजों को तय करता था। तो क्या हम उस सभ्यता की ओर लौटना चाहते हैं? उस सभ्यता से मैं क्या कहूं, उसको सभ्यता नहीं कहेंगे, वो तो एक तरह की चुनौती थी मनुष्य के लिए। उससे निपटने के लिए मनुष्य ने एक सभ्य कदम उठाया कि हम संसदीय राजनीति की ओर लौटें, हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक दूसरे की बात सुने और हल निकालें। आपने देखा होगा इसी माहौल में कि लगभग कहते हैं कि हजारों वर्ष भारत की एकता सरदार पटेल या हमारे आंबेडकर साहब या गांधी ने दी। ये तो बात तथ्य है। पर उसे करने का काम हमारी संविधान सभा और संविधान ने किया जी। और उसमें कितने अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग थे, अलग अलग विचारों के लोग थे। आप संविधान सभा की जो डिबेट्स हैं पढ़िए, बिल्कुल भाषा की नीति हो, बाकी चीजें हो, आपका हिंदू कस्टम लॉ के बारे में जो था, डाइवर्सली अपोज लोग थे, पर उन्होंने मिलकर बैठ करके रास्ता तलाशा। कभी वहां कन्फ्रंटेशन की स्थिति आपने नहीं देखी होगी, कभी वहां संसद के वेल में आकर हंगामा की स्थिति आपने नहीं देखी होगी, डिसरप्शंस की आवाज नहीं सुनी होगी। तो जब गंभीर चुनौती थी, जब हजारों वर्ष बाद देश को संविधान एक कर रहा था, तब अलग अलग पृष्ठभूमि के अलग अलग विचारों के अलग अलग मतों के लोगों ने बैठ करके सभ्य तौर तरीके से एक संविधान दिया। तो आज क्यों नहीं हम एक साथ बैठकर चीजों को तय कर सकते हैं? आप ये तो मानेंगी कि किसी भी संस्था को चलाने के कुछ नियम कानून होंगे और उस नियम कानून से सबको बंधना होगा। आज जो पक्ष में है कल विपक्ष में थे, कल जो विपक्ष में है आने वाले समय में वो सत्ता में होंगे। यह पूरे देश में दिखाई देता है। पर कुछ सवाल ऐसे उठाए जाते हैं कि कल आप जब थे विपक्ष में तो आपने ऐसा किया, इसलिए हम उस रास्ते चलेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आता कि गांधी की बात करने वाले, गांधी के देश के लोग एक आंख के बदले एक आंख, तो फिर दुनिया कहां जाएगी? इतिहास चल नहीं सकता, मनुष्य का भविष्य चल नहीं सकता। हमें किसी तरह डेमोक्रेटिक फोरम को और बेहतर बनाने की बात करनी चाहिए। तो यह स्थापित तथ्य है कि सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को चलाने के कुछ अपने नियम कानून हैं। उन नियम कानून के तहत जो रास्ते हैं उन्हीं के तहत डिबेट संभव है, उन्हीं के तहत बहस हो सकती है। तो उसके लिए कैसे रास्ता तलाशे, सबको एक साथ में एक मंच पर आना होगा, पुरानी चीजों को भूलकर। क्योंकि किसी नए इतिहास के निर्माण के लिए जब टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से दुनिया को बदल रही है और भारत उस प्रोसेस से गुजर रहा है और भारत आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है, तो हमें मिलकर किस तरह से इन चुनौतियों का समाधान करें, उसके लिए रास्ता तलाशना होगा। कम से कम मुझे उम्मीद है कि जो हमारे उत्तर पूर्व राज्यों के इस डेलिब्रेशन में जो माननीय सांसदों में माननीय लोगों ने कहा है कि डिसरप्शंस बंद हो, कहा बी पॉजिटिव, थर्ड कहा कि किस तरह से हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात थी जो मैं उल्लेख नहीं कर सका था कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। और ये बात करने वाले लोग, मैं कहूं, हर दल समूह और विचार के थे। इनमें कुछ लोग राज्यों में सत्ता में है, केंद्र में विपक्ष में है, कुछ लोग
केंद्र में सत्ता में है, बाकी जगहों पर कुछ क्षेत्रीय पार्टी के लोग हैं, कुछ लोग राज्य में क्षेत्रीय पार्टी में हैं पर पहले सत्ता में रहे तो विपक्ष में है, पर सबकी आवाज एक है कि जब देश यही 3 मुद्दे अगर आप ले लें, इतने बड़े मुद्दों से गुजर रहा है, सामने है, तो हमें एक रास्ता निकालना पड़ेगा। हमें पॉजिटिव भी होना पड़ेगा, हमें इन चीजों के दौर से, दुष्चक्र से निकलना भी पड़ेगा क्रिएटिव काम के लिए, और हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी करना पड़ेगा। गांधी ने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात की थी। गांधी ने कहा था कि एक आंख के बदले एक आंख की बात करेंगे तो ह्यूमन हिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, मनुष्य का भविष्य चल नहीं सकता, इतिहास चल नहीं सकता। तो आज हमें यह तय करना पड़ेगा कि क्या हमारा कामकाज किस रूप में होगा, कैसे होगा, कोई चीज मर्यादित तरीके से, संतुलित तरीके से चलेगी या नहीं, क्या माइट इज राइट का दौर चलेगा या एक सभ्य, अनुशासित और सुसंस्कृत समाज हम बनाएंगे, देश को तय करना है। मैं ये भी आपके माध्यम से आज कहना चाहता हूं कि दुनिया के वो बड़े लोकतांत्रिक देश जिनसे हम कहते हैं लोकतंत्र का मौजूदा स्वरूप हमने लिया, हालांकि मेरा विचार इसके बिल्कुल अलग है, मैं आपको बताऊंगा भी उसका। चाहे ब्रिटेन हो, वेस्टमिनिस्टर मॉडल, यूएस हो, आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, कहीं के पार्लियामेंट में क्या इस तरह का कामकाज होता है, ये किसी को देखना और पूछना चाहिए। कहीं के पार्लियामेंट में वेल में इस तरह लगातार चीजें होती हैं क्या? कहीं के पार्लियामेंट में इस तरह लगातार चीजों को संसद न चलने दे, काम बाधित करे, बेहतर डिस्कशन न सके, होता है क्या? तो जिन मुल्कों को हम कहते हैं कि उनके कारण हमने उनसे चीजें अपने संविधान में ली हैं, वहां क्या ये चीजें होती हैं? तो आप लोकतंत्र के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहते हैं? मैं अपनी बात अब कहूंगा। इस देश में मैं मानता हूं कि हमारी लोकतांत्रिक परंपरा पुरानी है, और आप भारत में जितने आप साम्राज्य देखेंगे, जो बड़े साम्राज्य हुए वो भी, और जो छोटे छोटे गणराज्य थे, यह देश गणराज्य न जाने कितने छोटे छोटे देशों का एक स्वरूप था। आप महाभारत से उठाकर रामायण काल से लेकर बाद तक देखे, मैं उस इतिहास में भी नहीं जाना चाहता, पर लिच्छवी वंश, उसके कामकाज का संचालन कैसा होता था। उससे पहले मैं बताऊं, जैन अक्षपाद AD 140, मैंने आज से लगभग आप समझे 2400-2500 वर्ष पहले अच्छे वाद विवाद के लिए उसमें तय किया गया है कि अच्छा वाद विवाद कौन है। पहला है श्रेष्ठ वाद विवाद, उसको उन्होंने डिफाइन किया, जहां सब बैठ करके शांति से एक दूसरे की बात सुने और संकट का समाधान निकालें। यह मूल स्वर है, यह एसेंस है किसी इंस्टीट्यूशंस के होने का। कृति जी, हमारी बौद्ध संघ जितने हैं, जहां नियम कानून त्रिपिटक रचे गए, दुनिया के स्कॉलर्स आए, सब में इसी तरह बौद्ध परिषदों में बैठक होती रही, सब अपनी बात कहते रहे। हमारे यहां जो शासक रहे बड़े, उनका भी आप पढ़ लीजिए, उन सारे शासकों में नीचे से ग्राम स्तर से काम होता था, कैसे, और शासक तक कैसे सबकी बात सुनी जाती थी। राजा कोई निरंकुश नहीं होता था। हमारे यहां क्या वजह थी कि कोई उस तरह का खूंखार तानाशाह नहीं हुआ जो पश्चिम में हुआ। आपने सुना कि किसी हमारे, कहा जाता है कि अशोक ने अगर आक्रमण किया तो अंततः पश्चाताप में उसका जीवन बौद्ध हो गया। जब बौद्ध हुआ तो पूरी दुनिया में हो गया। तो हम तो वो लोग हैं जिनके संस्कार में दूसरों पर क्रूरता से शासन करना, दूसरों पर अपनी बात थोपना, दूसरों को बाध्य करना कि हम आपकी आवाज नहीं सुनेंगे या हम विधि विधान नहीं मानेंगे, ये तो रहा ही नहीं है। अब भारत में तो रहा ही नहीं। मैंने ये उदाहरण भी अपना दिया पुराना अतीत का, और मैंने मॉडर्न पार्लियामेंट्स जहां से ओरिजिनेट हुई हैं, क्या ब्रिटेन पार्लियामेंट में रोज ऐसा होता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्या अमेरिका में ऐसा होता है? क्या आपके ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है? किस देश में होता है, आप बताएं मुझे। हमारे यहां किस तरह से चीजों को हम बेहतर कर सकते हैं? मुझे लगता है कि जो हमारे उत्तर पूर्व के राज्यों से सुझाव आए हैं, तो मैंने आज उल्लेख किया था कि उत्तर पूर्व राज्यों से रोशनी देश में प्रवेश करती है, तो कम से कम ये रोशनी दिल्ली तक पहुंचे। और एक हमारे माननीय स्पीकर, जो एक क्षत्रिय पार्टी है जिसके बड़े प्रभावी स्पीकर अभी हैं, उन्होंने तो यहां तक कहा कि भाई मान लीजिए संसद में तो कुछ चर्चा होती है, राज्य विधानसभाओं की क्या स्थिति है? बिल्कुल सही बात।
किस तरह लोगों ने दलों से, कृति जी, विचारों से, बाकी चीजों से ऊपर उठकर इस फोरम पर विचार किया, उल्लेखनीय है। अगर ये संदेश देश सुन सके, कम से कम जनता सुन सके और अपने प्रतिनिधियों को बता सके कि कम से कम इस रास्ते हम चलें, तो एक बड़ा संदेश उत्तर की ओर से देश को होगा। सर, चलते चलते फिर से राज्यसभा की बात करना चाहूंगी। आपने रूल्स की बात कही कि जो डोमिनेशन है वो रूल्स का ही हो सकता है। हमने देखा कि चेयरमैन ने पिछले जो फर्स्ट पार्ट था बजट सेशन में, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूलिंग्स थी। सस्पेंशन भी हुआ एक मेंबर का जो रूल वायलेट करने के लिए था, वीडियो बनाने के लिए था। इसके अलावा उन्होंने 267 पे भी एक रूलिंग दी। ऐसे में आप राज्यसभा का काम किस तरह से देखते हैं, किस तरह से रूल्स से, जैसे चेयरमैन कह रहे हैं कि जो चलेगा वो नियमों से ही चलेगा, उसके अलावा न पक्ष न विपक्ष किसी के भी इन्फ्लुएंस से नहीं चलेगा। यह सही है जो भी माननीय चेयरमैन कह रहे हैं कि कोई भी संस्था तो रूल से ही चल सकती है, ये सोसाइटी ही रूल से चलेगी। आप कल्पना कर लीजिए एक क्षण के लिए कि सोसाइटी में रूल ना हो तो क्या होगा। तो भाई संसद में या राज्यसभा में कोई भी बहस अगर होनी है तो किस तरह किन नियमों के तहत होगी, उसके प्रावधान तय हैं, रूल्स बुक प्रोसीजर में चीजें तय हैं। अगर हमें स्वीकार्य नहीं है तो हम उसके लिए बदलाव की कोशिश कर सकते हैं, उसके लिए भी प्रक्रिया है। तो माननीय चेयरमैन जो शुरू से कह रहे हैं कि चीजें रूल्स के तहत ही होंगी, और पहले भी आपने देखा, पहले भी उल्लेख होता था कि किस तरह रूल्स के तहत ही कोई बहस हो सकती है। माननीय चेयरमैन ने बहुत स्पष्ट तरीके से बार बार लोगों को कहा है भाई कि कोई भी आप किसी विषय पर बहस चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्पष्ट प्रावधान है वो आप लेकर के आए, बताएं। तो एक तो माननीय चेयरमैन ने एक बड़ी सुखद और अच्छी पहल की है कि लोगों को होम टास्क पता चले कि जो लोग चाहते हैं बहस वो सिंपल एक आवेदन न दे दें, बल्कि किन नियमों के तहत, किन कामों के तहत हो। तो उनका जो प्रयास है वो सारे सांसदों को होमवर्क करें, तैयारी करें, क्वालिटी डिबेट की ओर ले जाए। मैं मानता हूं इससे प्रेरित है। बिल्कुल, और वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं बातचीत करके कि वाद विवाद, जैसा कि आप लोग कहते हैं, संसद केंद्र बने उस चर्चा का। सर, आपने हमसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, अपने विचार साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात। बहुत धन्यवाद।